एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मतलब क्या हुआ इसका? सर आज तक हम लोग रजिस्टर को कहाँ कनेक्ट करते थे? डीसी में। अब हमने एसी के बारे में पढ़ लिया, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमको पता चल चुका है, आरएमएस वैल्यू पता चल चुकी है, एवरेज वैल्यू पता चल चुकी है। एसी, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एसी ही यूज करते हैं, ठीक है। इन दिस होल वर्ल्ड या पूरे अर्थ की बात की जाए, 99% जो पावर सप्लाई यूज होती है वो एसी होता है। 1% जो होता है लगभग वही डीसी हमारा है ना। मेजोरिटी जो हम लोग पावर सप्लाई यूज करते हैं वो एसी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर का बिहेवियर देखना चाहते हैं कि जब मैं एसी में उसको कनेक्ट करूंगा तो क्या होने वाला है। ठीक। अब मान लो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आर। रजिस्टर देखो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लोड हो गया, पंखा, फ्रिज, कूलर, एसी, यही होता है ये। ठीक। तो यहाँ बना नहीं सकता ना मैं कूलर पंखा, इसलिए ऐसे बना देते हैं हम लोग, सिंपल। ये लोड है हमारा जिसको ही मुझे ऑपरेट करवाना है। और अगर मैंने ईएमएफ दिया ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी है ये, तो करंट का बिहेवियर हमको देखना होता है। देखो तीनों में ही हम लोग क्या काम करते हैं, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, या तीनों को जोड़ दिया एलसीआर सर्किट, या दो को जोड़ा एलआर सर्किट, एलसी सर्किट, सीआर सर्किट। ये जितने भी सर्किट्स हैं इसमें हमको करना क्या होता है, मैं ईएमएफ दूंगा उसको और करंट का इक्वेशन निकालूंगा, और फिर वहां से हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों को। ईएमएफ देगा तुमको ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। एक इक्वेशन देगा, दूसरा तुमको निकालना है, फिर दोनों को कंपेयर किया जाता है कि क्या बिहेवियर शो कर रहा है वो, है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। हमको पता है एक एनी इंस्टेंट, एक किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर, क्योंकि यहाँ पे साइनोसोडल बिहेवियर है, समय बदल रहा होगा, समय के साथ क्या हो रही है, वैल्यू बदल रही होगी। तो हमें करना क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे लेंगे, ये जरूर लाइन लिखना, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट टी, ये लाइन जरूर लिखना, क्योंकि ये यहाँ पे हर पल ईएमएफ की वैल्यू बदल रही है। तो तुम्हें एक टाइम जरूर लेना पड़ेगा। लिखा भी क्या होगा, लेट आई बी द करंट इन द सर्किट एट एनी इंस्टेंट टी। ये लाइन कभी मत भूलना, एसी में जरूर ये लिखना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता है, समय के साथ वैल्यू बदलती रहती है। तो तुम किस समय पे बात कर रहे हो वो लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये। कंपलसरी, मैंडेटरी, अनिवार्य, तीनों भाषा बोल दिया गया हूँ, एकदम लिखना ही लिखना है, नेसेसरी है। ठीक। आवश्यक भी है ये। चलो अब ई इज इक्वल टू हमको पता है क्या होता है, आई बाई आर होता है कि नहीं? सर तो ई की जगह मैं ये रख सकता हूँ क्या, आई आर होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उम्र भी तो है। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो सकती है सर, ई बाई आर हो सकती है, लेकिन ई हमको पता है कितना होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई बाई आर। ई नॉट बाई आर को मैं आई नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा साइन ओमेगा टी। सर हमें दिया गया था ये, मैंने निकाल दिया ये। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंगल बताता है कि नहीं, ओमेगा टी क्या है, साइन के साथ जो भी चीज लगा हुआ है एंगल है वो। ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के साथ जो भी चीज लगी होती है सर उसी को हम एंगल बोलते हैं। फिर यहाँ पर भी एंगल सेम है और यहाँ पर भी एंगल सेम है, मतलब कोई लैग लीड नहीं हो रहा है, दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। इसका मतलब एंगल अगर बराबर है इसका मतलब वो सेम फेज में चल रहा है। क्योंकि अगर टाइम टी की मैं बात करूं, जीरो पे, टाइम टी जीरो रखता हूँ, हमेशा ऐसे चेक कर लेना, टाइम टी जीरो रखोगे तो क्या होगा, साइन जीरो, जीरो, ईएमएफ कितना हो गया, जीरो। सेम जीरो रखूंगा तो करंट भी कितना हो गया, जीरो। 90 रख के देखो, 90 रखूंगा तो साइन 91 मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम, तो ई इज टू ई नॉट हो जाएगा। इस ओमेगा टी को पूरे को मैं 90 मान लेता हूँ, तो ई इज टू ई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू जा रही है। ई नॉट मत याद रखो, मैक्सिमम जा रहा है। यहाँ पर भी मैं 90 रखूंगा तो आई नॉट मैक्सिमम जा रहा है कि नहीं। जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है, जब ईएमएफ जीरो है तो करंट भी जीरो है। इसका मतलब सेम फेज में चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन छोटा बड़ा होकर के चलेगा। ग्राफ बनाते हैं, दो तरीके का अब यहाँ ग्राफ बनाया जाता है। एक तो तुम्हारा सिंपल ग्राफ होता है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ईएमएफ ऐसे बनाया जाएगा, साइनोसोडल बिहेवियर शो करता है तो ईएमएफ और आई, और करंट की वैल्यू छोटी हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि ई नॉट में आर का डिवाइड किया मैंने, रेजिस्टेंस वन से बड़ा होता है, सही। तो किसी भी वैल्यू में अगर वन से बड़े नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी कि नहीं, तो करंट जो है छोटा हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम था वहीं पे करंट को भी मैक्सिमम किया मैंने, जहाँ ईएमएफ जीरो था वहीं करंट को जीरो किया, जहाँ ईएमएफ जीरो हो वहीं करंट भी जीरो हुआ, और जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा वहीं पे करंट भी मैक्सिमम होने वाला है, निगेटिव में मैक्सिमम। तो ये क्या बनाया गया, सेम फेज में, ये हमारा ईएमएफ का ग्राफ है और ये हमारा करंट का ग्राफ है। और ये वैल्यू क्या बता रहा है, पीक वैल्यू को बता रहा है, ये है आई नॉट और ये पीक वैल्यू है ई नॉट।
ठीक है, और ये हमारा टाइम का है। सर ये तो ग्राफ हमको बनाने आता है। यहाँ एक नया डायग्राम आता है, नया ग्राफ आता है जिसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। नाम से पता चल रहा है फेजर मतलब फेज को दिखाने वाला डायग्राम। पेज को दिखाने वाला डायग्राम कैसे बताया गया? सर इसको जब मैंने देखा तो ये हमको एक सर्कुलर मोशन की याद दिला रहा है, क्योंकि ओमेगा है। ओमेगा है कि नहीं यहाँ पे? ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। मतलब मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है कहीं ना कहीं। उसी सर्कुलर मोशन के रिप्रेजेंटेशन को हम लोगों ने बोला फेजर डायग्राम। कैसे बनाया जाएगा अब उसको समझो। फेजर डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है बालक। ये फेजर डायग्राम अगर समझ में आ गया सारी चीजें आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। फेजर डायग्राम का मतलब पहले हम एक्सिस बना लेते हैं इधर से, और मैं मान लेता हूँ, जैसे मान लो इधर एक सर्किल बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए पहले। यहाँ पर ये है, और सपोज करो ये ओमेगा टी थीटा है, जिसकी वैल्यू क्या है ओमेगा टी। पहले पार्टिकल यहाँ था, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा है। तो ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी लिख सकता हूँ मैं। वही रिजेंबल कर रहा है यहाँ पर। ये ओमेगा टी को मैं थीटा बोल सकता हूँ। अरे साइन थीटा ही ना होता है, थीटा ओमेगा टी है। मतलब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग ये मान करके चलते हैं कि यहाँ पे मैं वेक्टर्स का सहारा लेता हूँ। फेजर डायग्राम में दिखाया गया अ रोटेटिंग वेक्टर that represents a quantity varying sinusoidally with time is called a phasor। जो भी वेक्टर समय के साथ साइनोसोडल बिहेवियर शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं फेजर बोलते हैं। और इस पूरे डायग्राम जो बनाऊंगा उसको हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं। और हमेशा याद रखना जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या लिया जाता है पॉजिटिव लिया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं पहले मान लेता हूँ कि वेक्टर हमारा ऐसे था, सही है। आफ्टर टाइम टी ये यहाँ पहुंचा होगा, सही है। और आफ्टर टाइम टी यहाँ पहुंचा तो मैं इसे बना सकता हूँ एरो। ये एंगल थीटा हो जाएगा, और थीटा को ही मैंने क्या बोला था ओमेगा टी बोला। ये ईएमएफ का हमारा डायग्राम बन गया है, सही। लेकिन सर करंट भी कितना है हमारा ओमेगा टी है। करंट भी ओमेगा टी है, मतलब एंगल वही रहेगा लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो जाने वाला है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इतना है तो करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा इसी लाइन के अलावा। अब समझो जरा ध्यान से इसको। जब मैं इसका कंपोनेंट लेता हूँ ऑन वर्टिकल एक्सिस, इसका जो कंपोनेंट लेंगे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों पे लेके दिखाता हूँ तुमको मैं। ये हमारा करंट था, पहले ईएमएफ का लेते हैं। पहले करंट का ले लेते हैं। करंट का जब वेक्टर रिजोल्यूशन करूंगा तो क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है कि नहीं? ये मैक्सिमम तो आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा यहाँ तक ये वैल्यू। और यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो जाएगी ई नॉट कॉस ओमेगा टी ये। और ये कितना हो जाएगा सर आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेक्टर रिजोल्यूशन सबको पता है। और ये कितना हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो जरा ध्यान से, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अभी ये मैक्सिमम है कि नहीं है यहाँ पे? ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ रही है? ये ई आई है दोनों। ये ईएमएफ है का एक्सिस है, तो ये वैल्यू क्या बता रहा है ईएमएफ को बता रहा है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और वैल्यू कितनी है ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा कि नहीं? करंट की वैल्यू कितनी है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन। अब किसी एक जनरल एंगल पे तुमको निकालना होगा, इसको घुमाते रहो और इसका क्या करो रिजोल्यूशन करते रहो वर्टिकल एक्सिस पे या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। इसीलिए मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में तुमसे क्या बोला था कि करंट या ईएमएफ का इक्वेशन कॉस ओमेगा टी भी लिख करके दे सकता है, दोनों सही है। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या करते हैं वेरिएशन को देखते हैं तो वो क्या बताता है हमारा कॉस ओमेगा टी वहां से लेंगे, और जब वर्टिकल पे देखेंगे तो साइन को लेकर के चलेंगे। अब इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ले जा करके समझ सकते थे। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हम इसको समझ सकते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ही तो कर रहा होगा सर। ऐसे देखो ये वेक्टर यहाँ पर था, पहले यहाँ पहुंचा तो इसका इमेज देखते हैं कहाँ कहाँ बन रहा है। टॉर्च जला दो इधर से, एक टॉर्च जलाओ। क्लास 11 तो बताया भी था सिंपल हार्मोनिक एसएचएम देखने का मतलब। इधर से एक टॉर्च जलाओ, इस पॉइंटर की परछाई यहाँ बनेगी, और जैसे ही ये घूम रहा होगा ऐसे रोटेट कर रहा होगा, जैसे ये यहाँ पहुंचेगा इसकी परछाई यहाँ बनेगी। फिर यहाँ पहुंचा तो यहाँ बनी। अब इधर पहुंचा पॉइंटर तो इसकी परछाई नीचे आने लगी कि नहीं? क्या दिखेगा परछाई ऊपर गई फिर परछाई नीचे आ रही है, फिर ऊपर आएगी फिर नीचे जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन करने लगा कि नहीं? तो हम लोग इन सारी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं आपस में। हम मान सकते हैं कि ये जो फेजर डायग्राम है और कुछ नहीं है सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, साइनोसोडल बिहेवियर वही करता ही है हमारा। तो इन सारी थ्योरीज को तुम आपस में रिलेट भी कर सकते हो, सही। तो ये हमारा हो गया फेजर डायग्राम भी बना लिया हम लोगों ने। फेजर डायग्राम क्या करता है किसी भी इंस्टेंट पर अगर तुम्हें वैल्यू चेक करनी होगी तो क्या करोगे उसको रिजॉल्व कर लेना, या तो वर्टिकल एक्सिस में या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, लेकिन देख करके।
अगर यहाँ साइन ओमेगा टी दिया गया है, इसका मतलब कहाँ पे रिजॉल्व किया गया? वर्टिकल पे। तो करंट को भी हम वर्टिकल पे ही रिजॉल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसको साइन में दिया और इसको कॉस में दे रहे हो तुम, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तभी तो कंपेयर कर पाऊंगा मैं। अब इस चीज़ को हम समझते हैं इंडक्टेंस में।